अब तक इंसान इस बीमारी के लक्षण पहचानना सीख चुका था। प्राचीन मिस्र में अत्यधिक पेशाब का वर्णन हो चुका था। भारत में इसे मधुमेह कहा जा चुका था। चीन में अत्यधिक प्यास और क्षीणता से जुड़ी बीमारी को पहचाना जा चुका था। लेकिन बीमारी का वह नाम जो आज हम लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, यह नाम कहाँ से आया? इसकी कहानी हमें प्राचीन यूनान तक लेके जाती है। माना जाता है कि अपोलोनियस ऑफ मेफिस ने लगभग तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसी बीमारी के लिए डायबिटीज शब्द का उपयोग किया। यह ग्रीक भाषा से आया, जिसका अर्थ लगभग साइफन यानी शरीर से पानी का लगातार बहते चले जाना था, मानो कि पानी शरीर के अंदर रुक ही नहीं रहा हो। बाद में दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक एरिस्टुअस ऑफ कैपेडोसिया ने इस बीमारी का एक बेहद प्रभावशाली वर्णन किया। उन्होंने ऐसी स्थिति के रूप में इसे वर्णित किया जिसमें शरीर मानो पानी और मांस के रूप में पेशाब के रास्ते खत्म होता जा रहा हो। लेकिन अभी भी डायबिटीज का नाम अधूरा था, क्योंकि अत्यधिक पेशाब कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है। कई सदियों बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज चिकित्सक थॉमस बिलिस ने एक महत्वपूर्ण अंतर पहचाना। उन्होंने डायबिटीज वाले रोगियों के मूत्र को असमान रूप से मीठा बताया। आज यह सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय न ग्लूकोज स्ट्रिप्स थी, न ब्लड शुगर मशीन्स, न ही आधुनिक लैब्स थी। शरीर से निकलने वाले पदार्थों का रंग, गंध, कभी कभी स्वाद भी डायग्नोसिस का हिस्सा हुआ करता था। इसी मीठे मूत्र वाली बीमारी के साथ बाद में मेलाइटस शब्द जुड़ा, जिसका अर्थ है हनी स्वीट, और इस तरह नाम पड़ा डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन एक और बीमारी भी थी जिससे मरीज को बहुत अधिक प्यास और पेशाब आता था, पर मूत्र में शर्करा या शुगर नहीं होती थी। उसे बाद में डायबिटीज इंसिपिडस कहा गया, जहां इंसिपिडस का अर्थ था फीका या बिना स्वाद का। इसी तरह डायबिटीज मेलाइटस को दूसरी अत्यधिक पेशाब वाली बीमारियों से अलग समझने का रास्ता खुल गया। लेकिन एक बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। मूत्र मीठा क्यों होता है? क्या समस्या किडनी में थी, या स्टोमक में, या ब्लड में, या शरीर के किसी ऐसे अंग में जिसकी भूमिका अभी तक किसी को पता ही नहीं थी? आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक इस रहस्य का पीछा करते करते अंग तक पहुंचे। उसका नाम था पेनक्रियाज। वर्ष 1869 में जर्मन मेडिकल छात्र पॉल लैंगरहैंस ने पेनक्रियाज के अंदर एक कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह पहचाना, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका क्या काम होता है। बाद में इन्हीं समूहों को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा गया। फिर 1889 में ऑस्कर और जोसेफ वॉन मेरिंग ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने एक कुत्ते का पेनक्रियाज ही निकाल दिया और कुछ समय बाद देखा कि उसमें डायबिटीज जैसे लक्षण आने लगे। इससे पहली बार मजबूत प्रमाण मिला कि डायबिटीज और पेनक्रियाज के बीच कोई गहरा संबंध है। अब वैज्ञानिकों को शक था कि पेनक्रियाज कोई ऐसा पदार्थ बनाता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, लेकिन उस पदार्थ को अलग करना अभी भी बाकी था। अक्सर एक बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला बच्चा अचानक से बहुत प्यासा रहने लगता, बार बार पेशाब करता, लगातार खाता, लेकिन फिर भी उसका वजन तेजी से गिरता जाता। कुछ ही महीनों में शरीर की चर्बी, मांसपेशियां खत्म होने लगती, बच्चा हड्डियों का ढांचा बन जाता और अंत में उल्टी, पेट दर्द, गहरी सांसें, बेहोशी और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। आज हम जानते हैं कि इसका कारण इंसुलिन की गंभीर कमी होती है, लेकिन उस समय डॉक्टरों को न इंसुलिन के बारे में पता था, न ही वे शरीर को दे सकते थे। मरीजों को बचाने के लिए उनके पास केवल एक ही कठोर तरीका था, भोजन को कम कर देना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी चिकित्सक फ्रेडरिक एलन अत्यंत कम कैलोरी वाला स्टारवेशन डाइट उपचार लोकप्रिय किया। मरीजों, यहाँ तक कि बच्चों को भी बहुत सीमित भोजन दिया जाता था, ताकि शरीर में ग्लूकोज का भार कम हो और वे कुछ समय जीवित रह सकें। कुछ मरीजों की जिंदगी वास्तव में कुछ महीनों और कभी-कभी अधिक समय तक बढ़ी, लेकिन यह कोई इलाज नहीं था। वे डायबिटीज और कीटोएसिडोसिस से बचते-बचते गंभीर भूख और कुपोषण की ओर बढ़ते थे। सोचिए, माता-पिता के सामने उनका बच्चा धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि उसे जीवित रखने का एकमात्र तरीका है उसे लगभग भूखा रखना है। लेकिन इसी अंधेरे समय में
कनाडा के एक युवा सर्जन के मन में पैनक्रियाज को लेकर एक विचार आने वाला था, एक विचार जो केवल कुछ वर्षों में इन मरते बच्चों को बिस्तर से उठाकर वापस भेज देगा। उनका नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग और अब शुरू होने वाली थी चिकित्सा इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक, इंसुलिन की खोज।